हेलो फ्रेंड्स, इट्स सीके विथ अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है जीन क्लोनिंग। इस वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा कि जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं और इस टेक्निक को हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जीन क्लोनिंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है? तो जीन का मतलब होता है डीएनए का एक सेगमेंट जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, और क्लोनिंग का मीनिंग होता है मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करना। तो जीन क्लोनिंग वर्ड को हम देखें तो यहाँ पर किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम जीन क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन और डीएनए सीक्वेंस यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। अर्थात किसी विशिष्ट जीन या डीएनए श्रृंखला को आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक के आधार पर सटीक प्रतिलिपियों में बनाने की तकनीक को जीन क्लोनिंग कहते हैं। बहुत सारे टर्म जैसे कि जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन सभी में सेम टेक्निक्स का यूज होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्लोनिंग की क्या हिस्ट्री है। तो क्लोनिंग का सबसे पहला अध्ययन 1885 में किया गया था, जब एक जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम था हैंस एडोल्फ एडवर्ड ड्रिस्च, इन्होंने रिप्रोडक्शन पर शोध शुरू किया था। उसके बाद 1985 में ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था जॉन गर्डन, इन्होंने क्लोन्ड मेंढक को तैयार किया वयस्क मेंढक के स्किन सेल्स का इस्तेमाल करके। अब हम देख लेते हैं जीन क्लोनिंग के मेथड्स के बारे में, इसे तैयार करने की कौन कौन सी विधि है। तो एक जीन की मल्टीपल कॉपी हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक का यूज करके। और इस तरह के मेथड को जहाँ पर डीएनए सेगमेंट या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए पीसीआर टेक्निक या फिर लैब मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसे सेल फ्री जीन क्लोनिंग मेथड कहते हैं। और यदि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए किसी होस्ट सेल का यूज करते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल का उपयोग करते हैं, तो इस तरह के मेथड को सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड कहते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा कि सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो जीन क्लोनिंग के स्टेप्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीन क्लोनिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं इंसुलिन प्रोटीन का। इंसुलिन प्रोटीन या इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हम जीन क्लोनिंग विधि का उपयोग करते हैं। इंसुलिन जीन से इंसुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये इंसुलिन प्रोटीन एज अ ड्रग या फिर एज अ थेरेपी उपयोग किया जाता है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों की बॉडी प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाती। इंसुलिन का काम होता है सेल्स में ग्लूकोज का अवशोषण करना। अगर बॉडी इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाती तो उस तरह के मरीजों में ग्लूकोज का अवशोषण नहीं हो पाता, जिस वजह से ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। तो ग्लूकोज के अवशोषण के लिए इस तरह के मरीजों को इंसुलिन दिया जाता है। तो कैसे इंसुलिन इतने ज़्यादा मात्रा में तैयार किया जाता है, इसके लिए इंसुलिन के जीन को पहले क्लोन किया जाता है। तो यहाँ हम पहले स्टेप को समझेंगे कि कैसे इंसुलिन के जीन को क्लोन कर पाते हैं और कैसे इसे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो जीन क्लोनिंग परफॉर्म करने के लिए पहला स्टेप होता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल, जिसके भी जीन को हम मल्टीपल अमाउंट में तैयार करना चाहते हैं, उस सेल से हम जीनोम को आइसोलेट करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ यूकैरियोटिक सेल ले लेते हैं। इस सेल से पहले हम जीन या फिर डीएनए को आइसोलेट करते हैं। इस आइसोलेट किए गए डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है, जैसे कि इस वाले भाग में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उपस्थित है। तो हमें इस जीन को क्लोन करना है। इसके लिए पहले हम जीन को, जो कि इंसुलिन का जीन है, उसे डीएनए से कट करेंगे। इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए डीएनए को
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वह डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस पर पहचान करता है तथा वहाँ पर कट प्रोड्यूस कर देता है। कट होने के बाद डीएनए बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है और इन टुकड़ों में हमारा एक फ्रेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। यह हुआ हमारा पहला स्टेप। इसके बाद हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वेक्टर मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करते हैं। वेक्टर मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने का काम करते हैं। ये वेक्टर मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एक वाहक का काम करते हैं। वाहक का मतलब क्योंकि हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए इसे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना होता है। इसके लिए हम वेक्टर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। इस वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ में लाइगेट करते हैं। वेक्टर के तौर पर हम यहाँ प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। तो वेक्टर या फिर प्लाज्मिड को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है जिससे वेक्टर में भी कट उत्पन्न हो जाता है। देन उसके बाद हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वेक्टर को लेते हैं और इनको मिक्स करते हैं एक ट्यूब में। इस ट्यूब में हम डीएनए लाइगेज ऐड करते हैं जो कि एक एंजाइम होता है जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को वेक्टर के साथ में लाइगेट करने का काम करता है। लाइगेशन के प्रोसेस के बाद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वह वेक्टर डीएनए के साथ में लाइगेट हो जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करता है। अगला स्टेप होता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। होस्ट सेल में हम यहाँ पर बैक्टीरियल सेल ले लेते हैं यानी कि ई कोलाई सेल। इस सेल में CaCl2 ऐड करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं और इसको बहुत ही कम समय के लिए हाई टेम्परेचर में रखते हैं। क्यों? ताकि इसकी सेल वॉल लूज हो जाए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वह होस्ट सेल में ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद आप यहाँ मान सकते हैं ये बैक्टीरियल सेल है। इसमें ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम उपस्थित है और इस सेल में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो चुका है। मतलब वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि यहाँ इंसुलिन की जीन की बात कर रहे हैं। ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम यहाँ पर दो खास प्रॉपर्टी डिस्कस करें। तो ये सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होते हैं। मतलब ये अपने आप में रेप्लिकेट कर सकते हैं और इसमें एक स्पेशल जीन पाया जाता है जिसको हम सिलेक्शन मार्कर कहते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होते हैं यानी ये खुद को रेप्लिकेट कर लेते हैं होस्ट सेल के अन्य जो एंजाइम होते हैं उसका इस्तेमाल करके। तो जब इन बैक्टीरियल सेल का डिवीज़न होता है तब इसमें मतलब इसके साथ साथ इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वह सेल्फ रेप्लिकेट होता है जिसकी वजह से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार होने लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंसुलिन की जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार होती रहती है। देन उसके बाद हम इन बैक्टीरियल सेल्स को अगार प्लेट पर ग्रो कराते हैं। यहाँ पर ये अगार प्लेट जिसमें कोई एंटीबायोटिक मिक्स रहता है। अगार जो होता है वह एक न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जिससे जब हम बैक्टीरियल सेल को अगार प्लेट पर ग्रो करेंगे तो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करने के लिए अगार से न्यूट्रिएंट को अवशोषण करती है जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होती है और ग्रो करती है। तो यहाँ अगार प्लेट पर जब हम बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को ग्रो करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ वही कॉलोनी ग्रो हो जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो।
जिस बैक्टीरियल कॉलोनी में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हो, सिर्फ वही इस प्लेट पर ग्रो करे। ऐसे वेक्टर मॉलिक्यूल जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हो, वो यहाँ ग्रो ना करे। तो ये सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि इस अगार प्लेट में एंटीबायोटिक मौजूद है। और ये जो हमारा वेक्टर मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक जीन पाया जाता है जिसको सिलेक्शन मार्कर कहते हैं। सिलेक्शन मार्कर का मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या कलर चेन या फिर लॉक्जी, ये सभी सिलेक्शन मार्कर वेक्टर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। हम यहाँ उदाहरण के तौर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात करें तो माना इस वेक्टर में एंटीबायोटिक जैसे कि एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन मौजूद है। तो माना इस वेक्टर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो यानी ये वेक्टर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन उत्पन्न करता है। और अगर अगार प्लेट पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो यहाँ सिर्फ वही बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर पाएंगे जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो है वह ग्रो कर जाती है और इन बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम ये जो वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसको हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ा था, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लोनिंग वेक्टर और एक होते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या होता है कि यह डीएनए या फिर जीन को सिर्फ क्लोन करता है, यानी कि यह केवल मल्टीपल कॉपीज़ बनाने का काम करता है। अन्य किसी एक्सपेरिमेंट में इसका उपयोग नहीं होता है। और एक्सप्रेशन वेक्टर जो है वह जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने का काम करता है। अर्थात एक्सप्रेशन वेक्टर में वो सारे कंपोनेंट होते हैं जो जीन के एक्सप्रेशन में उपयोग होते हैं। जैसे कि हम इंसुलिन के जीन की बात करें तो इसमें एक्सप्रेशन वेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन के जीन से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जिसका उपयोग ड्रग या अन्य मेडिकल रिसर्च में किया जाता है। तो चलिए सारे स्टेप्स को हम एक बार फिर से ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले हम सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट किए गए डीएनए में हमारा बहुत सारा जीन होता है और उस बहुत सारे जीन में हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करते हैं। कट करने के बाद हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेम प्रोसेस में हम एक वेक्टर मॉलिक्यूल लेते हैं। वेक्टर मॉलिक्यूल को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। फिर दोनों डीएनए को एक ट्यूब में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उस ट्यूब में डीएनए लाइगेज को ऐड कर देते हैं। डीएनए लाइगेज जो होता है वह वेक्टर डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक साथ लाइगेट कर देता है। लाइगेट करने के बाद उसमें हमारा एक पार्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है और बाकी पार्ट हमारा वेक्टर डीएनए होता है। फिर लाइगेशन के बाद इसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है एक होस्ट सेल में। होस्ट सेल में हम बैक्टीरियल सेल का यूज करते हैं, जैसे कि इश्चेरिचिया कोलाई का। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। तो जब ये इन सेल्स का डिवीज़न होता है तो जो वेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं वह सेल्फ रेप्लिकेट होते रहते हैं और इन सेल्स को जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है उसे अगार प्लेट पर ग्रो कराते हैं और ग्रो कराने के बाद उनका सिंथेसिस होता है, जिससे ड्रग या फिर अन्य मेडिकल रिसर्च में यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो इसमें पहला है ए पर्टिकुलर जीन कैन बी आइसोलेटेड एंड इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिटरमाइंड, यानी कि एक विशेष जीन को पृथक किया जा सकता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की भी उसको भी निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा है कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड, इसका मतलब डीएनए के नियंत्रण दृश्यों की पहचान और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा है प्रोटीन एंजाइम आरएनए फंक्शन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब प्रोटीन एंजाइम और आरएनए फंक्शन की जांच की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जीन क्लोनिंग का टॉपिक समाप्त होता है।
अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।